जंगल में नव वर्ष के स्वागत की तैयारी चल रही थी। जंगल का राजा शेर तैयारी का जायजा ले रहा था। उसने लोमड़ी से कहा, हम नव वर्ष के स्वागत में क्या क्या करेंगे? महाराज, भालू नाच दिखाएगा और बंदर इंसानों की नकल करके दिखाएगा। वो तो सब ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। कैसी प्रतियोगिता महाराज? देखो, जो साल बीत रहा है उसमें हर कोई अपने पूरे साल में एक उतार चढ़ाव वाली स्थिति से गुजरता है। इसलिए हम चाहते हैं कि मजेदार कहानियों की प्रतियोगिता रखी जाए, जिससे सबका मन प्रसन्नता से भर जाए और नए साल का स्वागत प्रसन्न मन से किया जाए। हाँ, यह अच्छा सुझाव है महाराज। लोमड़ी पूरे जंगल में प्रतियोगिता की खबर फैला देती है। प्रतियोगिता के निर्धारित समय पर सभी जानवर आने लगते हैं। उसी जंगल में गधे का एक परिवार भी रहता था। गधा भी प्रतियोगिता के बारे में सुनता है और अपनी पत्नी को बताता है। गधे के घर में उसकी बूढ़ी माँ भी रहती है। वह कहीं चल फिर नहीं सकती। गधे की पत्नी और बच्चे प्रतियोगिता वाली जगह पर चले जाते हैं। हिरण्य बहन, क्या तुम प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लोगी? बच्चों का इंतजार कर रही हूँ, आते ही होंगे। वह अपने पिता के साथ चढ़ने गए थे। बंदर भैया, तुम जा रहे हो कि नहीं? मैं तो बस जा ही रहा हूँ प्रतियोगिता में, हिस्सा भी लूंगा। जंगल के लगभग सभी जानवर धीरे धीरे इकट्ठा हो गए। अरे जिराफ भैया, आप पीछे खड़े होकर भी देखते तो भी आपको दिखाई पड़ता। वैसे भी उतनी ऊंचाई से तो आधा संसार दिखाई देता होगा। मजाक अच्छा है। इतने में लोमड़ी बिसल बजाती है और घोषणा करती है, जो भी जानवर प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं, वह बारी बारी से अपना नाम यहाँ आकर दर्ज कराएं। वहीं दूसरी ओर खरगोश प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जल्दी जल्दी भागता हुआ आ रहा था। तभी उसने देखा कि गधे की बूढ़ी माँ अपने घर पर अकेली है और वह कहीं चल फिर नहीं सकती। खरगोश उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि घर के बाकी सदस्य कहाँ हैं? वह सभी जंगल की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने गए हैं। कोई बात नहीं, उनके आने तक मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा। तुम तो प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे थे, फिर तुम मेरे लिए। इतना कहकर वह भावुक हो गई। प्रतियोगिता तो बस कुछ पल की प्रसन्नता है, लेकिन असली प्रसन्नता तो अंदर से आती है, दूसरों की मदद करके। और वैसे भी मैं आपकी नहीं, आपके बेटे और बहू की मदद कर रहा हूं। जो काम उन्हें करना चाहिए वह कार्य मैं कर रहा हूं। उधर लोमड़ी एक एक करके सभी का नाम बारी बारी से लिख रही थी। हिरन भी अपने बच्चों के साथ पहुंची और अपना नाम दर्ज करवाया। इसके बाद वह चारों तरफ देखती है कि अभी भी कुछ जानवर नहीं पहुंचे हैं। वह सोचने लगती है कि बंदर भैया तो मुझसे पहले निकले थे और अभी तक पहुंचे नहीं, कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे। वह बगल में खड़े चीते से पूछती है, चीता भैया, बंदर भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मुझे तो उनकी चिंता हो रही है। अरे सुन बहना, तू पहली प्रतियोगी है जिसे दूसरे प्रतियोगी की चिंता है। सब जानवर हंसने लगे। अपनी चिंता कर अपनी। हिरन बेचारी चुप हो जाती है। इतने में बंदर भी पहुंच जाता है। अब प्रतियोगिता शुरू की जाती है। रुको भैया, तनिक सब्र करो। प्रतियोगिता की गाड़ी भगाने से पहले तनिक हमका भी टिकट दे दो। मतलब ई की हमरा भी नाम प्रतियोगिता में शामिल कई लो। ठीक है, कोई और भी है जो प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता है? हाँ, केवल दर्शक ना ही बने रहो, प्रतियोगिता में हिस्सा भी लो। मैं अपना काम करूं? गुस्सा नहीं कीजिए, प्रतियोगिता हंसी मजाक का है। काहे नाराज हो रही है? जा रहे हैं। अरे भैया, हम गुस्सा नहीं कर रहे हैं। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा? और हाथी दादा अपनी कहानी न सुनाए तो प्रतियोगिता का आगाज कैसे होगा? आज हम सुनाएंगे सुनहरे गोबर की कथा। एक पर्वतीय प्रदेश में एक बड़े से पेड़ पर एक पक्षी रहता था जिसका नाम सिंधुक था। आश्चर्य की बात थी कि
उस पक्षी की विष्ठा यानी मल सोने में बदल जाती थी। यह बात किसी को भी पता नहीं थी। एक बार उस पेड़ के नीचे से एक शिकारी गुजर रहा था। शिकारी को चूंकि सिंदूक के स्वर्णमल के बारे में पता नहीं था, इसलिए वो आगे बढ़ता गया। लेकिन इसी बीच सिंदूक ने शिकारी के सामने ही मल त्याग कर दिया। जैसे ही पक्षी का मल जमीन पर पड़ा, वो सोने में बदल गया। यह देखते ही शिकारी बहुत खुश हुआ। उसने उस पक्षी को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया और पक्षी को शिकारी अपने घर ले आया। पिंजरे में बंद सिंदूक को देख शिकारी को चिंता सताने लगी कि यदि राजा को इस बारे में पता चला तो वो न सिर्फ पक्षी को दरबार में पेश करने को कहेंगे, बल्कि मुझे भी दंड देंगे। इसलिए डर के मारे शिकारी खुद ही सिंदूक को राजा के दरबार में पेश करने ले गया। उसने राजा को सारी बात बताई। राजा ने आदेश दिया कि पक्षी को सावधानी से रखा जाए, उस पर नजर रखी जाए, पक्षी की देखभाल में कमी ना हो। यह सब सुनने के बाद मंत्री ने राजा को कहा, आप इस बेवकूफ शिकारी की बात पर भरोसा मत कीजिए, सभी हम पर हंसेंगे। कभी ऐसा होता है कि कोई पक्षी सोने का मल त्याग करे, इसलिए अच्छा होगा कि इसे आजाद कर दें। मंत्री की बात सुनकर राजा को लगा कि सही कह रहे हैं, इसलिए राजा ने पक्षी को आजाद करने का आदेश दे दिया। सिंदूक उड़ते उड़ते राजा के द्वार पर सोने का मल त्याग करके गया। उड़ते उड़ते सिंदूक कह गया कि पूर्वम तावदहम मूर्खो द्वितीयः पाशबंधकः ततो राजा च मंत्री च सर्वम वै मूर्खम मंडलम बा। अर्थात सबसे पहले तो मैं मूर्ख था जो शिकारी के सामने मल त्याग किया। शिकारी मुझसे बड़ा बेवकूफ था जो मुझे राजा के पास ले गया, और राजा व मंत्री मूर्खों के सरताज निकले, क्योंकि राजा बिना सच जाने मंत्री की बात में आ गया। सभी मूर्ख एक जगह ही हैं। हालांकि राजा के सिपाहियों ने पक्षी को पकड़ने की चेष्टा की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना खुद जांचे परखे किसी निर्णय तक ना पहुंचे कभी भी दूसरे की बातों में नहीं आना चाहिए और अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। अपनी कदरदानी को इस तरह ना छिपाइए। अगर प्रस्तुति पसंद आई हो तो तालियां बजाइए। अगले प्रतियोगी है हमारे भालू भाई। मैं कहानी सुनाऊंगा, आलसियों का आश्रम। एक बार एक राज्य में बहुत सारे लोग आलसी हो गए। उन्होंने सारा काम धाम करना छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपने लिए खाना बनाना भी छोड़ दिया और खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने लगे। ज्यादातर समय वे लेटे रहते या सोते रहते। खाने की समस्या का निराकरण जरूरी था, क्योंकि इन आलसियों को खिलाने में लोग आनाकानी करने लगे। एक दिन सभी आलसियों ने राजा से मांग की कि सभी आलसियों के लिए एक आश्रम बनवाना चाहिए और उनके खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। राजा नेक और दयालु होने के साथ साथ बुद्धिमान था। उसने कुछ सोचकर मंत्री को एक आश्रम बनाने का आदेश दिया। आश्रम के तैयार होने पर सभी आलसी वहां जाकर खाने और सोने लगे। एक दिन राजा अपने मंत्री और कुछ सिपाहियों के साथ वहां आया और उसने एक सिपाही से कहकर आश्रम में आग लगवा दी। आश्रम को जलता देख आलसियों में भगड़ मच गई और सभी जान बचाने के लिए आश्रम से दूर भाग गए। जलते हुए आश्रम में दो आलसी अभी भी सोए हुए थे। एक को पीठ पर गर्मी महसूस हुई तो उसने पास ही में लेटे दूसरे आलसी से कहा, मुझे पीठ पर गर्मी लग रही है, जरा देखो तो क्या माजरा है। तुम दूसरी करवट लेट जाओ। दूसरे आलसी ने बिना आंखें खोले ही उत्तर दिया। यह देखकर राजा ने अपने मंत्री से कहा, केवल ये दोनों ही सच्चे आलसी हैं। इन्हें भरपूर सोने और खाने को दिया जाए। शेष सारे कामचोर हैं। उन्हें डंडे मार मार कर काम पर लगाया जाए। अब आपको कहानी सुनाने वाली है हिरन दीदी। मैं कहानी सुनाऊंगी बगुला भगत की। किसी जंगल में एक तालाब में कई मछलियां रहती थीं
और उस तालाब के पास पेड़ों पर कई पंछियां भी रहा करती थीं। उन्हीं पंछियों में एक बूढ़ा बगुला भी था, जिसे अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिस कारण उसे कई बार भूखा ही रहना पड़ता था। इसी कारण वह बहुत ही कमजोर हो गया था। वह हमेशा आसानी से अपना पेट भरने के लिए अलग अलग तरीकों के बारे में सोचता रहता था, जिससे उसे बुढ़ापे में बिना ज्यादा मेहनत किए आसानी से खाना मिल जाए। एक दिन उसने ऐसी योजना सोची जिससे उसका पेट भी भर जाए और ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। उस बूढ़े बगुले ने अपनी योजना को पूरा करने के लिए एक दिन तालाब किनारे खड़े होकर जोर जोर से रोने लगा और आंसू गिराना शुरू कर दिया। तालाब में रहने वाले एक केकड़े ने उसे इस तरह रोता देख बाहर आया और बोला, ओह बगुला चाचा, क्यों रो रहे, क्या हुआ? बगुले ने अपनी चाल कामयाब होता देख उस केकड़े से रोते रोते बोला, क्या बताऊं भतीजे केकड़े, मुझे अपने किए हुए सारे बुरे कर्मों पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैंने अपनी भूख मिटाने के लिए न जाने आज तक कितनी मछलियों का शिकार किया। मैं अपने स्वार्थ में कितनी मछलियों की जानें ली हैं। लेकिन भतीजे केकड़े, अब मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं और इसीलिए मैंने अब ये वचन लिया है कि अब मैं पूरे जीवन भर एक भी मछली का शिकार नहीं करूंगा। बगुले की बात सुनकर केकड़े ने कहा, अरे बगुले चाचा, ऐसा करने से तो तुम भूखे मर जाओगे। यह सुनकर बगुले ने कहा, भतीजे, किसी और की जान लेकर अपना पेट भरने से तो भूखे पेट मर जाना ही अच्छा है। वैसे भी अब जिंदा रहना ही कितने दिन है। कल ही मुझे त्रिकालदर्शी बाबा मिले थे, जिन्होंने बताया कि बहुत जल्द ही समय में 12 साल के लिए भयंकर सूखा पड़ने वाला है, जिस कारण सभी जीव मर जाएंगे। उन महान त्रिकालदर्शी बाबा की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। केकड़े ने यह बात जाकर तालाब के सभी जीवों को बता दी कि कैसे बगुले ने भक्ति का मार्ग अपना लिया है और कुछ ही समय में भयंकर सूखा पड़ने वाला है। तालाब में रहने वाले कछुए ने चौंक कर पूछा, तो फिर इस भयंकर पड़ने वाले सूखे का क्या हल है? फिर उस तालाब के सभी जीव, मछलियां, कछुए, केकड़े दौड़े दौड़े बगुले के पास गए और बोले, भगत बगुले चाचा, अब तुम ही हमें उस भयंकर पड़ने वाले सूखे से बचने का कोई रास्ता बताओ। तुम तो महाज्ञानी बन ही गए हो। इस पर बगुले भगत ने कहा, त्रिकालदर्शी बाबा ने मुझे कहा था कि यहाँ से कुछ दूर एक पहाड़ के दूसरी ओर एक विशाल नदी बहती है। हम सभी उस नदी में जाकर रह सकते हैं क्योंकि उस नदी का पानी कभी नहीं सूखता। तुम सभी कहो तो मैं एक एक कर आप सभी को वहां छोड़कर आ सकता हूँ। उसकी यह बात सुनकर सारे जानवर खुश हो गए और अपनी सहमति दे दी। बगुला अपने मन ही मन में यह सोच रहा था कि दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख होते हैं, इतनी आसानी से मेरी झूठी बातों में आ गए। अगले दिन से तालाब के एक एक जीव को बगुले ने अपनी टोकरी में ले जाना शुरू कर दिया। वह उन्हें उस तालाब से कुछ दूर एक चट्टान पर ले जाकर मार डालता और फिर उन्हें आराम से खा जाता। कई बार तो वह एक बार में 2 जीवों को ले जाता और भर पेट भोजन करता। ऐसा रोज रोज करने से उस चट्टान पर हड्डियों का ढेर लग गया था। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा और बगुले की सेहत भी सुधर गई, पंखों पर चमक भी तेज हो गई। तालाब के सभी जीव कहने लगे, भगत बगुला के पुण्यों के कारण ही उसमें यह शारीरिक तेज आया है। सभी जीवों को रोज रोज ले जाता देख एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, ओ बगुला चाचा, हर रोज तुम किसी न किसी को उस विशाल नदी में ले जाते हो, मेरी बारी कब आएगी? केकड़े की बात सुनकर बगुले ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें ही ले चलता हूँ। ऐसा कहकर उसने केकड़े को अपनी पीठ पर बैठने को कहा और फिर उड़ चला। कुछ दूर उड़ान भरने के बाद जब बगुला उस चट्टान के पास पहुंचा तो केकड़े ने वहां उस चट्टान पर कई जीवों की हड्डियां देखी। उसने जीवों की हड्डियां देखते ही तुरंत बगुले से पूछा कि वह नदी और कितनी दूर है और यह सभी हड्डियां किसकी हैं? केकड़े की बात सुनकर बगुले ने सोचा कि अब सच्चाई बताने से कोई दिक्कत नहीं है और जोर जोर से हंसते हुए बोला, वहां कोई विशाल नदी नहीं है और कोई सूखा नहीं पड़ने वाला है। ये सभी हड्डियां तालाब में रहने वाले तुम्हारे उन साथियों की हैं जिनको खाकर मैंने अपनी भूख मिटाई है। उस भगत बगुले की यह बात सुनते ही केकड़े ने बगुले की गर्दन को अपने पंजों से
जोर से पकड़ लिया, जिस कारण कुछ ही देर में बगुले के प्राण निकल गए। इसके बाद केकड़ा लौटकर वापस तालाब में चला गया और तालाब में रहने वाले अपने सभी साथियों को भगत बगुले की सारी बात बताई। तालाब में रहने वाले सभी जीवों ने केकड़े को बहुत धन्यवाद दिया और उसकी बुद्धिमानी की जय जयकार करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की बातों पर आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार के मुसीबत के समय में भी अपने संयम और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अब मैं गधा भैया को आमंत्रित करती हूँ। मैं कहानी सुनाऊंगा, मेहनत की रोटी। एक गांव जो ऊंची पहाड़ियों की तलहटी पर बसा हुआ था। उस गांव के बीच से एक नदी बहती थी, जिसके एक ओर गांव और दूसरी ओर गांव वासियों के खेत थे। वैसे तो गांव के सभी लोग बहुत भले आदमी थे, लेकिन उस गांव में एक ऐसा इंसान भी था जो बहुत ही ज्यादा घमंडी और अमीर था। उसका नाम था चमन लाल। उसकी अमीरी भी ऐसी थी कि उसके बुजुर्गों की संपत्ति का दिखावा मात्र था। उसका अपना योगदान नील बटे सन्नाटा ही था। चमन लाल अपनी अमीरी का धौंस पूरे गांव वालों को दिखाता था और उसे यह लगता था कि वह हर चीज पैसे से खरीद सकता है। गांव के बुजुर्ग उसे कभी कभी समझाया करते कि बेटा चमन लाल, पैसा तुम्हारे पास है, यह अच्छी बात है। ये तुम्हारे बड़े बुजुर्गों की तुम पर कृपा थी। उन्होंने बड़े परिश्रम से यह संपत्ति अर्जित की थी। तुम्हारे पिता बहुत मृदुभाषी थे। उनमें पैसों का घमंड नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। अब तुम भी उनके आदर्शों को अपनाओ और हर चीज को पैसों से तौलना बंद करो। तब चमन लाल कहता है, अरे ताऊ, मुझे आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है। यहां हर चीज बिकाऊ है, हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है। चमन लाल का यह व्यवहार लोगों को पसंद नहीं था, लेकिन लोग करते भी तो क्या। नदी के दूसरी तरफ गांव वालों के खेत थे और दूसरी ओर जाने के लिए नदी पर एक पुल था जो काफी जर्जर हालत में पहुंच चुका था। एक दिन चमन लाल अपने खेतों का निरीक्षण करने के लिए नदी की दूसरी तरफ जाता है। निरीक्षण करने के बाद जब वह पुनः नदी के पास वापस आता है तो देखता है कि नदी का जलस्तर काफी बढ़ जाने के कारण पुल टूट चुका है और अब गांव की तरफ जाना संभव नहीं है। चमन लाल परेशान हो जाता है और उसे यह कुछ समझ नहीं आता और अब तो उसे भूख भी लगने लगती है। तभी उसे याद आता है कि नदी के इस तरफ तो भोला भी रहता है। भोला एक मिलनसार व्यक्ति था जो प्रकृति से बहुत प्रेम करता था। उसे भोग विलास की चीजों से ज्यादा मोह नहीं था। उसकी अपनी जरूरतों के लिए उसके अपने खेतों की आय पर्याप्त थी। चमन लाल भोला के बारे में अच्छी तरह जानता था और यह भी जानता था कि उसके सामने पैसे की बात करना व्यर्थ ही है। चमन लाल जानता था कि पुल ठीक होने में अभी 2 से 4 दिन का समय लगेगा, इसलिए भोला के साथ रहने में ही भलाई है। चमन लाल भोला के घर जाकर पुल के बारे में बताता है। भोला भी समझ जाता है कि पुल तो अभी ठीक नहीं होने वाली। उसने चमन लाल को अपने घर रुकने का प्रस्ताव दिया और साथ ही भोजन भी करवाया। क्योंकि चमन लाल बहुत भूखा था, इसलिए वह खाना चमन लाल को अमृत के समान लग रहा था। भोजन करने के बाद चमन लाल ने भोला से कहा कि भोला, मैं तुम्हारी सहायता का मूल्य चुका दूंगा और जैसा कि तुम जानते हो पुल अभी ठीक नहीं होगा, इसलिए तब तक तुम मेरी सहायता करो, मैं उसका भी मूल्य तुम्हें दूंगा। इतना सुनते ही भोला ने कहा, चमन लाल भैया, मैंने आपकी सहायता किसी पुरस्कार के लिए नहीं की, मानवता के लिए की, और आगे जो सहायता करूंगा उसमें मैं आपका भी सहयोग चाहूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पुल टूट चुका है। गांव वाले अपनी तरफ से तो प्रयास कर ही रहे होंगे, लेकिन हमें भी इस ओर से सहायता करनी होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ जंगल से बांस कटवा कर लाएं। चमन लाल ने इतना सुनते ही कहा, मैंने आज तक कोई काम भी नहीं किया, मैं कैसे काम कर सकता हूं? भोला कहता है, आज तक आपके पैसों ने काम किया, लेकिन अब आपको काम करना पड़ेगा, और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि मेहनत के बाद की रोटी आपको किसी अमृत से कम नहीं लगेगी। चमन लाल को पता था कि भोला के सामने पैसे की बात करना व्यर्थ है, इसीलिए वह भोला के साथ जंगल गया और बांस काटने में भोला की मदद की। जंगल से लौटने के बाद भोला ने खाना बनाया और दोनों ने साथ बैठकर खाया, और जैसा कि भोला ने कहा था, उस रोटी का स्वाद चमन लाल को अमृत से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जीवन में पहली बार मेहनत का स्वाद चख रहा था। शेर गौर करता है कि
लगभग सभी जानवर यहाँ मौजूद हैं। वह पास बैठे कौवे को बुलाता है। तुम जंगल पर नजर रखो, कहीं पड़ोस के जंगली जानवर या शिकारी जंगल में घुसपैठ न करे। यदि ऐसा होता है तो मुझे तत्काल सूचना देना। और ऊंची उड़ान उड़ने को कहता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि बंदर भैया को बुलाऊं या न बुलाऊं। अरे ओह बहन, तनिक रुको जरा। बंदर जल्दी जल्दी स्टेज पर पहुंच जाता है। तो लीजिए, तनिक पूरा सुनिए। कभी कभी मेरे दिल मां एक ख्याल आवत है कि दिमाग होने के बावजूद ख्याल दिल मां काहे आवत है। मतलब समझ तो गई होंगी। हाँ, ओहे दिमाग का कमी बा। हम कहानी सुनाऊंगा टिप टिपवा का। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता रहा। पोता रोज रात मां सोने से पहले दादी से कहानी सुनत रहा। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती रही। एक दिन मूसलाधार बारिश होत रही। ऐसी बारिश की पहले कभी न भई। सारा गांव बारिश मां परेशान रहा। बुढ़िया की झोंपट ढीमा पानी जगह जगह से टिप टिपा रहा था। टिप 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 टिप। ई बात से बेखबर पोता दादी की गोद मां लेटा कहानी सुनाई के खातिर जिद करत रहा। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए? ई टिप टिपवा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गवा। उसने पूछा, दादी, ई टिपा टिपवा कौन है? टिपा टिपवा का शेर बाघ से भी बड़ा होते। दादी छत से टपकत पानी का तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर तो डर टिपा टिपवा के डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचे की खातिर झोंपड़ी के पीछे बैठ गवा। बेचारा बाघ बारिश से बहुत ही घबराया हुआ रहा। बुढ़िया की बात सुनते ही ऊ और डर गवा। ऊ बाघ सोचत रहा कि अब ई टिपा टिपवा कौन सी बला है। जरूर ई कोनो बड़ा जानवर हुई। किंतु बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिप टिपवा से डरत है। इससे पहले कि बाहर आए कि ऊ मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहां से भाग जाए कि चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाए के भाग गवा। ऊ ही गांव मां एक धोबी रहत रहा। ऊ भी बारिश से परेशान रहा। सुबह से उसका गधा गायब रहा। सारा दिन वह बारिश में भीगत रहा और जगह जगह गधा को ढूंढत रहा, लेकिन ऊ कहीं ना ही मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से काहे ना ही पूछते? ऊ तो बड़े ज्ञानी हैं, जाकर के उन्हीं से बात करो, कुछ न कुछ तो बता ही देंगे। पत्नी की बात धोबी का जम गई। आपन मोटा लठ उठाकर ऊ पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर मां जमा बारिश का पानी उलझ उलझ कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, हमरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा। तनिक पोथी पत्रा बांच कर बताइए तो, वह कहाँ है? भोर से पानी उलझते उलझते पंडित जी थक गए रहे। धोबी का बात सुनते ही झुंझला पड़े और बोले, हमरी पोथी पत्रा मां तुहरे गद्धे का पता ठिकाना लिखा है का? जो आ गया पूछने। अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ी पोखर मां। और पंडित लगे फिर पानी उलझने। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते ऊ एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उगी रही। धोबी घास मां गड्ढे का ढूंढी लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप टिपवा का डर से वहीं घास मां छुपा बैठा रहा। धोबी का लगा कि बाघ ही उसका गधा है। ऊ आव देखा न ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघवा ये अचानक हमले से एकदम घबरा गवा। बाघवा मन ही मन सोचा, लागत है यह टिप टिपवा है। आखिर हमका इतना जल्दी ढूंढा कैसे? अब करी तो करी का, अब अपन जान बचानी है ता। चुनी कही ऊहे करे पड़ी। धोबी गुस्सा मां बोला, आज तू हमरा को बहुत परेशान किया, मार मार कर हम तुमरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना छू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के साथ चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांधा और सोने चला गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर का बाहर खूंटे से बंधे बाघवा को देखा तो हैरानी से उनकी आंखें खुली रह गईं। कानों में खनकती है खूबसूरत बालियान। मजा तब आवत है जब महफिल मां बाजत है जोरदार तालियां। छा गई गुरु। अगली बार कार्यक्रम का संचालन आप ही कीजिएगा, मजा आ जाएगा। अब समय आ गया है कि प्रतियोगिता जीतने वाले का नाम आप सबके समक्ष रखा जाए। शेर विजेता का नाम घोषित करने वाला ही था कि इतने में कौवा उड़ते उड़ते आता है
और शेर से खरगोश की सारी कहानी बताता है। शेर सोच में पड़ जाता है कि यह कैसा धर्म संकट है, मैं कैसे निर्णय करूं। इतने में लोमड़ी शेर के पास आती है। क्या बात है महाराज, बंदर की कहानी सबको बहुत पसंद आई है। आप उसका नाम घोषित कर दीजिए। मैं सोच रहा हूं कि असली विजेता कौन है। महाराज, चूंकि प्रतियोगिता नियमानुसार संचालित हुई थी, इसलिए नियम के अनुसार तो जो प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर जीता है उसे ही पुरस्कार दिया जाना चाहिए। बंदर को पुरस्कार देने के बाद आप खरगोश के त्याग और सेवा भावना के बारे में भी बता सकते हैं। बंदर आज की प्रतियोगिता के विजेता है, इसलिए पुरस्कार बंदर को मिलेगा। देखा भाई लोगन, जहां चाह वहां राह। लेकिन आज हम ऐसे प्रतियोगी के बारे में भी चर्चा करेंगे जो प्रतिस्पर्धा में सिर्फ इसलिए हिस्सा नहीं ले पाया क्योंकि उसकी सेवा भावना प्रबल थी और वह दूसरों की जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझ के निभा रहा है। सभी जानवर खुसर फुसर करने लगे। वह खरगोश है। शेर ने खरगोश की सारी बात बताई। महाराज, वो महान प्रतियोगी को हमार छोटा सा भेंट, ये पुरस्कार हम नहीं रख सकते। ना, इसे रखो, यह तुम्हारा है। नहीं महाराज, ये बात हम सबके सीखी की चाहिए। जिम्मेदारी जिम्मेदारी होत है, उसे भागई की ना चाहिए। तुम सही कह रहे हो बंदर। बूढ़े माता पिता पूरा जीवन सींच देते हैं, लेकिन आज कल लोग अपनी पत्नी और बच्चे या अपने पति और बच्चे तक सीमित रह गए हैं। वे अपने घूमने की उम्र में आपकी परवरिश कर रहे थे और उनके जमाने में कोई मनोरंजन का साधन भी नहीं था। आप लोगों में ही दुनिया बसती थी। आज मनोरंजन के कई साधन हैं, लेकिन आज भी उनसे कोसों दूर है क्योंकि बेटा बहू साथ में उनको कहीं ले जाना नहीं चाहते। मुझे माफ कर दीजिए। तुमका गधा कहे कहते हैं लोग, ये बात हमका आज समझ में आई। ससुरा तुमका जून काम करे का चाहिए, वो काम तुम नहीं करत हो। माफी उस माता से मांगना जिसके कसूरवार हो। आज के बाद इस जंगल के नियम में एक नियम यह भी शामिल होगा कि कोई भी जिम्मेदारी से भागेगा नहीं। और ऐसे मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।